हेलीविड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग कर रहे थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना था उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। कंपोजिशन देख ली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे थे हम लोग अब। तो जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर एंड माइनर कमिटीज़ के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनी थी। तो भैया अब हमारा जब संविधान बन ही रहा था, तो भैया अब हमें पता है 389 लोग थे, ठीक है, 389 पीपल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो भैया ऐसा था नहीं कि सबको एक एक दे दो, एक एक आदमी एक एक चीज़ एक एक टॉपिक के ऊपर अपने संविधान के बारे में बहुत अलग अलग चीज़ें लिखेगा। तो ये ऐसा नहीं किया। तो भैया उन्होंने क्या किया कि भैया थोड़े बड़े ग्रुप्स, थोड़े छोटे ग्रुप्स में लोगों को कैटेगराइज कर दिया, और उनसे कहा कि भैया ये टॉपिक आपके हैं, और आपका काम क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आपका काम है। क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आपका काम है। क्लियर है इतना? तो ये काम मिला, ठीक है। और उसी के हिसाब से मेजर और माइनर कमिटीज़ बनी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में, जो कि काम था कि अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अलग अलग कानून बनाना। क्लियर है इतना? और ये वाली तो भैया वही वाली स्लाइड है अपनी, जो अपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो यानी कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया था, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड उठी थी, ये देख लिया था। कंपोजिशन भी देख ली थी। 385 मेंबर से, जिनमें से 292 भैया हमारे प्रोविनेंशियल स्टेट से आए थे, 93 रियासतों से आए थे, और 4 अंग्रेज थे हमारे। और फंक्शन भी देख लिया था हमने। फंक्शन में हमने डेज, बेसिकली हमने डेट बेसिस पे देख लिया था कि उनका फंक्शन क्या क्या था, कि मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट डेट वाले दिन क्या क्या हुआ था, वो हमने देख लिया था। उसको हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे अभी आगे अपनी स्लाइड के अंदर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। तो बात ही कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या क्या फंक्शन था। तो भैया इसमें हम लोग अलग अलग कमिटीज़ को देखेंगे कि उनकी फंक्शनिंग कैसी थी। पहला तो हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट के हिसाब से कर ही चुके हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट के हिसाब से कर ही चुके हैं। और दूसरा हम लोग आज कमिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझेंगे कि कैसी-कैसी अलग-अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कमेटी बनी थी, और उन्होंने किस-किस कैसे-कैसे कानून वगैरह बनाए, उन सबको हम लोग समझते हैं। किसको कौन-सी पदवियाँ दी गई थी, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। तो भैया इनके अलग-अलग काम देखेंगे। तो भैया क्योंकि यही उस कमेटी के हेड वगैरह थे, तो भैया इन्होंने कैसे काम किया, इनको हम लोग समझते हैं अपने इसी आज की वीडियो में। तो भैया अपना कल का रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल की वीडियो में सबसे पहले क्या-क्या समझा था। उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ अच्छी तरीके से। जैसे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन की बात कर रहे थे, तो डेट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे थे कि 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को हमारा एक बहुत बड़ा काम हुआ था, यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी उसकी पहली बार बैठक हुई थी, और जिसमें 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और कब हुई थी? 19 दिसंबर 1940 को। और इस डेट को मतलब इम्पोर्टेंस क्या थी कि भैया इस जो डेट थी, उस डेट को हमारे हम लोग बात करें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। टेम्पररी यानी कि 2 दिन के लिए, यानी कि 11 तारीख को मीटिंग होनी थी। तब तक के लिए हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो भैया ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, यानी कि ये 74 वर्ष के थे। तो भैया इनसे कह दिया गया सम्मान के तौर पर कि भैया आप बन जाइए टेम्पररी बेसिस पर, क्या मतलब अध्यक्ष बन जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो भैया जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो 9 दिसंबर 1940 को टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1940 को हमने क्या देखा था? 11 दिसंबर 1940 को हमने देखा था कि इस दिन हमारे 3 चीज़ें हुई थी, यानी कि 3 पदवियाँ भरी गई थी इस दिन। तो सबसे पहले एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे हमारे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा देखा था हमने कि भैया उप अध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें चुन लिए गए थे, जिनका नाम क्या था? कौन-कौन चुने गए थे? वीटी कृष्णमाचारी चुने गए थे एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, और कौन थे? एएच मुखर्जी थे, ठीक है। और एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनका नाम वीएन राय राव था। क्या नाम था? वीएन रॉय राव, ठीक है। इनका काम क्या था कि जैसे कि हमें पता है कि अब संविधान बनना था भैया, उसका मसौदा तैयार होना है, तो भैया एक ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जिसे लॉ की बहुत अच्छी जानकारी हो, जिसे अंग्रेज़ों के कानून पता हों, और क्या-क्या चेंजमेंट करनी है कानून में, कैसे-कैसे चेंजमेंट करनी है, तो ये सब की जानकारी ऐसे व्यक्ति के पास हो। इसलिए संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? हम लोग बात करें, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया वी.एन. राव जी को। किसे बनाया गया? वी.एन. राव जी को बनाया गया। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1940 को भैया हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था? मतलब ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन रखा था सामने। क्या रखा था? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन रखा था सामने,
कि भैया अब हमारे ये उद्देश्य होने वाले हैं, तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देंगे क्या-क्या? तो भैया ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन किससे रखा था? वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद 22 जुलाई को इसके बाद 22 जुलाई को क्या हुआ था? इसको इसमें एक इसमें एक डेट मिसिंग है, शायद मैंने लिखी नहीं गलती से। 3 जून को भी कुछ हुआ था। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? भैया माउंटबेटन ने प्लान कर लिया था कि भैया 2 सदनीय, यानी कि 2 क्या करेंगे, 2 संविधान सभाओं का योजनाएँ बनाई गई थी भैया, और उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हाँ, ये इंडिया के लिए संविधान सभा होगी और दूसरी होगी इंडिया के लिए। तो भैया इसमें पहले ही से डिसाइड कर लिया गया था। 389 से घटकर सीटों कितनी कर दी गई थी? 299 कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था भैया पार्टीशन होना था। और इसमें पहली बार क्या हुआ था? भारत की पहली संसद का गठन हुआ था, और इसमें भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? कौन बने थे? जब पार्लियामेंट का गठन हो गया तो कौन बने थे? जीवी मालवंकर, ठीक है? क्लियर था? और इसके बाद हम लोग बात करेंगे 22 जुलाई को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को भैया हमने क्या किया था? अपना नेशनल फ्लैग क्या कर लिया था? चुन लिया था। क्या चुन लिया था? नेशनल फ्लैग चुन लिया था। नेशनल फ्लैग चुन लिया था। और हम लोग बात करें कि फिक्स तो कर लिया था, अब ये बनाया किसने था? हम लोग ये बात कर रहे थे, पंगाली जी ने बनाया था। पंगाली, गांधी जी के कहने पर। कब बनाया था? 1921 में। पहला वाला उन्होंने जब फ्लैग बनाया तो भैया उसमें गांधी जी का चरखा हुआ था, पर बाद में इसमें 1947 में क्या कर दिया गया था? उसमें अपडेट कर दिया गया था। उसमें जो चरखा था उसकी जगह पे तिरंगा, मतलब वो जो हमारी वो नहीं बना रहता है, नीले रंग का, वो गोल-गोल पट्टियाँ बनी रहती हैं, तो भैया वो चेंज कर दिया गया था उसमें। क्लियर है इतना? फिर हम लोग बात करें 24 जुलाई को क्या हुआ था? सॉरी, मैंने एक डेट मिस कर दी। हाँ, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? यही वो डेट थी जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। फिर इसके बाद हम लोग बात करें 24 जुलाई 1950 को क्या हुआ था? 24 जुलाई 1950 को भैया हमारा राष्ट्रगान और एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो भैया हमारा नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन, जन गण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। तो भैया हम लोग बात करें कि क्या बुलाते थे उस समय पर, हम लोग बात करें नेशनल एंथम को, भारतो भाग्य विधाता। तो भैया मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया मैं आपको ये दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया जो पिछली बार जो सेशन हुआ था उसमें ये 24 जनवरी वाला सीन नहीं हो पाया था, यानी कि 24 जनवरी 1950 का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए, तो भैया उसको हम लोग इस बार लेक्चर में कवर कर देंगे। तो भैया इसलिए मैं दोबारा से आपको इतना ज़्यादा रिवाइज करवा रहा था। और जिन्हें आगे करके देखना है तो भैया आगे का देखना है तो भैया बेझिझक आगे फॉरवर्ड कर लीजिए आप लोग, और देख सकते हैं। और जो फैक्ट छूट गए थे भैया वो तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। तो भैया भारत भाग्य विधाता लिखा गया था, नहीं कि जन गण मन हमारा लिखा गया था। नेशनल एंथम को स्वीकार कर लिया गया था, और लिखा किसने था? गुरुदेव ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? 1911 में लिखा था। कब लिखा था? 1911 में। 1911 में, बार बार बोला दिमाग में चढ़ जाएगा। 1911 में लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहली बार पब्लिकली गाया किसने था? पहली बार किसने गाया था पब्लिकली नेशनल एंथम को? पहली बार भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब गाया था? 1911 में ही गाया था। कब गाया था? 1911 में ही गाया था। कहाँ गाया था? आईएनसी का कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, उसमें गाया था भैया। अब गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे हम लोग बात करें, अगर टफेस्ट क्वेश्चन भी आया तो भैया ये क्या पूछ सकते हैं? तो भैया आप यही पूछ सकते हैं कि भैया जब हम लोग बात करें ये गाना गा रहे थे, और जब 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1911 में, उस समय पर उसके अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर भैया, हरे पेन से लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। बिशन नारायण दर। क्लियर हो गया इतना? फिर अब हम लोग बात करेंगे नेशनल सॉन्ग की, यानी कि राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत की बात करें तो भैया ऐसे क्या हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1975 में। तो भैया वंदे मातरम की बात करें, इसे लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमने ये बात देख ली थी, 1875 में लिखा था। और हम लोग बात करें कि 1882 में, कब? 1882 में हम लोग बात करें कि इनकी बंकिम चंद्र की नॉवेल, यानी कि उपन्यास, जिसका नाम आनंद भट्ट था, उसमें इसके इसमें आनंद मठ में इसको पब्लिश किया था। किसको? वंदे मातरम को। किसमें लिखा था इन्होंने? अपनी उपन्यास, यानी कि नॉवेल में लिखा हुआ था इसके बारे में, वंदे मातरम के बारे में। कब पब्लिश किया था इन्होंने?
1882 में। और हम लोग बात करें इसको पहली बार पब्लिकली किसने गाया था, इसको पहली बार पब्लिकली गाया था भैया किसने, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है। और कब गाया था भैया, 1896 में। आईएनसी का कलकत्ता सेशन चल रहा था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे कौन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो भैया जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे इससे रिलेटेड 24 जनवरी से रिलेटेड, तो भैया हमने सबके सब कंप्लीट कर दिए, और उम्मीद है कि आपको अब समझ में आए हों। तो भैया एक बार थोड़ा रिपीट सेशन भी कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भैया नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था हमने कब, 24 जनवरी 1950 को। और हम लोग बात करें कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा था, जन गण मन। कौन सा था, जन गण मन, ठीक है, क्लियर था। इसके बाद हम लोग बात करें कि भैया इसे लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको पब्लिकली गाया किसने था, इसको पब्लिकली गाया भी था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब गाया था भैया, 1911 के सेशन में गाया था इसे। और इसके जब उन्होंने आईएनसी के कलकत्ता सेशन में गाया था, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, उस समय के अध्यक्ष थे हमारे विशन नारायण दर। तो भैया ये हमारे अध्यक्ष थे उस सेशन के, इसमें इन्होंने ये गाना गाया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की थी अपने नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो भैया नेशनल सॉन्ग की बात करें तो भैया नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। भैया इसे भी अडॉप्ट किया था हमने, और इसे लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कब लिखा था, 1875 में लिखा था। और ये पब्लिक कब हुई थी, 1882 में पब्लिक हुई थी। इन्हीं की एक नॉवेल थी जिनका नाम क्या था, आनंद मठ। इसमें इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, पहली बार पब्लिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। और कब गाया था, और अगेन 1896 की कलकत्ता सेशन में इसे गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ठीक है। अब भैया जो जो हमारी डेट्स के रिलेटेड हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन की बात कर रहे थे, हमने डेट के पर्सपेक्टिव से समझ ली। अब हम लोग कमेटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग बात करें कि हमें पता है कि 385 मेंबर्स थे, यानी कि जो लोग कमेटी का काम काम कर रहे थे, क्योंकि 4 अंग्रेज थे, उनका काम था वो केवल फंक्शनिंग देखना, कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। तो भैया अब इन लोगों को तो क्या क्या उम्मीद करी गई थी भैया, 1946 में भैया इनसे क्या उम्मीद की गई थी कि भैया ये लोग क्या बनाएंगे, हमारे देश के लिए संविधान बनाएंगे। अब भैया संविधान कैसे बनता, क्या सबको एक एक लोगों को एक एक काम दे दिया जाता, वो उसके हिसाब से करते। तो फिर अगर एक एक लोगों को काम देते तो भैया कहते कि भैया देखिए हमने आपको काम दिया, आपने शुरू ही नहीं किया। दूसरे को देखने जाते तो पर तीसरा काम शुरू नहीं करता। तो इसलिए किया गया, ग्रुप बना दिए गए, बड़े बड़े 2 प्रकार की कमेटीज़ बनाई गई हमारी। एक तो थी मेजर कमेटीज़, और दूसरी थी माइनर कमेटीज़, यानी कि जो कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास थी उसे क्या क्या दिया गया, मेजर कमेटीज़ कह दिया गया। और जिनके पास छोटी मतलब जिम्मेदारियां थी उसे माइनर कम्युनिटीज़ कह दिया गया, ठीक है, क्लियर इतना। और भैया अगर मेजर कमिटीज़ की बात करें तो भैया मेजर कमिटीज़ में हम लोग 8 के 8 अपनी कमिटीज़ देखेंगे। और माइनर कमिटीज़ को भैया आपको 16-17 होती थी हमारी। पर इसमें सबको याद नहीं करना है, तो भैया जितनी ज़रूरत है उतनी याद करो, क्योंकि ज़्यादा डेटा आप लोग कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया बहुत सारा डेटा पहले ही से हमारे पास है, इतना ओवरलोड है। तो भैया इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा करने की। तो भैया 8 जो मेजर कमिटीज़ थी इनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी भैया। इसमें कमिटीज़ के फंक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस नाम पूछ लिए जाते हैं कौन सी कमेटी कौन हेड था। तो ये हमसे एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो भैया उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो भैया आपको जहाँ जहाँ यूनियन दिख जाए, क्या दिख जाए, यूनियन पावर दिख जाए, यूनियन दिख जाए, तो भैया यही समझ लीजिए यूनियन के मालिक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। यानी कि यूनियन पावर्स कमेटी भैया किसके अंडर में आती थी, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संघ संत्या समिति किसके हाथ में आती, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। किसके हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे के बारे में। तीसरी कमेटी कौन सी थी हमारी, तीसरी थी स्टेट कमेटी किसके हाथ में थी, तो गाइस सॉरी फॉर डिस्टरबेंस के भैया बीच में थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो अब करता हूँ। तो भैया हम लोग दोबारा से अपनी जो 8 मेजर कमिटीज़ थी उनको देख लेते हैं। तो भैया हमने जैसे कि आप सबको पहले ही कहा था कि यूनियन वर्ड जहाँ दिख जाए भैया जवाहरलाल नेहरू पेल दीजिए। यूनियन पावर कमेटी किसके अंडर में थी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। स्टेट यानी कि सेंटर में कौन रूल कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट में कौन बाजी मार रहा था, स्टेट में बाजी कौन मारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग देख के लेंगे। तो स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, तो भैया इसके लिए कौन थे, इसके लिए तो आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा है,
शायद कुछ गलत प्रिंट होगा यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर बता रहा आपको। नहीं, सही है। तो भैया हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन वाला हमने देख लिया था। तीसरा स्टेट कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी किसके अंडर में थी? सरदार पटेल के हाथ में थी। और पांचवी जो कमेटी है भैया, इसके अंदर थोड़ी सब कमेटी भी आ जाती हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पूछी तो नहीं गई हैं भैया। अगर आप लोगों को अगर लिखना है, नोट्स बनानी है, तो आप लोग इनको भी लिख सकते हैं। तो भैया एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सिक्लूडेड एरिया। तो भैया इतनी बड़ी जो कमेटी है, इतनी बड़ी कमेटी है, तो भैया किसके नाम पे दीजिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रख दीजिए आप लोग। जब बड़ी कमेटी आ जाए तो समझ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी है। तो भैया 8 में से 5 कमेटी हमने देख ली। किस किस के नाम की थी? हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू, प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल। फिर इसके बाद हमने थोड़ी सब कमेटीज भी देखनी थी। तो भैया यहाँ पे ये लिखी है, तो कुछ को याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटीज एच सी मुखर्जी। तो ऐसे करके आप लोग याद भी कर सकते हैं इन्हें। और बाकी की 3 भी देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी कमेटी बची हुई है। स्टेयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति किसके अंडर में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसके अंडर में थी? ये भी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि प्रक्रिया के नियम समिति किसके अंडर में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है था? और भैया सबसे बहादुर हमारे हिसाब थे, और जिनकी बात क्या ही करूं, काफ़ी बड़े व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मसाला तैयार करना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक ड्राफ्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक हम लोग बात करें रफ कॉपी बनाने का काम किसके हाथ में था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके हेड थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इतना क्लियर है? तो भैया ये हमारी 8 मेजर कमिटीज़ हो गई। तो भैया इसको थोड़ा-सा हम लोग फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। यूनियन पावर कमेटी किसके हाथ में देखी? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविडेंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी जो बड़ी सी, हमें बड़ी सी कमेटी दिख जाए, एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है था? तो भैया अब हम लोगों ने मेजर कमिटीज़ पूरी कर ली थी कंप्लीट। तो भैया आप थोड़ी बहुत नज़र डाल लेते हैं, जो हमारी, हमने पहले ही कहा था आपसे कि जो हमारी इम्पोर्टेंट माइनर कमिटीज़ थी, इनको और देख लेते हैं। तो भैया जो इम्पोर्टेंट है, तो भैया हम लोग बात करें कि हमारा संविधान बनने में कितना पैसा खर्च हुआ था? 64-65 लाख उस समय पर खर्चा हुआ था। भैया जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनके पास भी सैलरी जानी है। तो भैया इसलिए हम लोग बात करेंगे। पहली कमेटी हमारी माइनर कमेटी कौन थी है? फाइनेंस कमेटी और स्टाफ कमेटी, यानी कि जो लोग फाइनेंस वगैरह को देख रहे हैं, इसकी कमेटी भी भैया बनी थी। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसकी कमेटी भी बनी थी। और इसके हेड कौन थे भैया? हमारे साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भैया हम लोग बात करें एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। तो भैया एडहॉक कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो तत्काल बनी हो। तो भैया नेशनल फ्लैग को लेकर मेन मेन कीवर्ड्स उठा लिए। नेशनल फ्लैग और फाइनेंस को लेकर माइनर कमेटी में भैया कौन हेड थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है था? और उसके बाद हम लोग बात करें कमेटी ऑन फंक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके हेड कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जो ये जीवी मावलंकर आपको याद होगा, फर्स्ट स्पीकर। कौन? फर्स्ट स्पीकर थे। हमें अगर आपको ध्यान हो कि भैया हम लोगों ने अपने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कशन किया था कि जीवी मावलंकर कौन थे? हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे। कौन? जीवी मावलंकर। क्लियर है था? तो भैया हम लोग बात करेंगे जीवी मावलंकर का काम क्या था। तो भैया एक कमेटी ऐसी भी बना दी गई थी, तो भैया फंक्शनिंग जो कि चेक करती थी कि फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भैया जो काम हो रहे हैं, तो भैया ग्रुप्स बना दिए। इनको देखना देखना भी तो पड़ता, सुपरवाइज भी तो करना पड़ता। तो भैया तो जीवी मावलंकर इस कमेटी, छोटी कमेटी के हेड थे। और हम लोग बात करें स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो भैया अब हम लोग बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, तो भैया हम लोगों ने पहली बात कर ली थी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका रफ मटेरियल तैयार होना था। तो भैया उसको लेकर भी, उसको एग्जामिन करने के लिए, यानी कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, इसके भी हेड बने थे। कौन? सर सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर अय्यर। अभी याद हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे पांचवी कमेटी के बारे में।
तो भैया एड हॉक कमेटी, एड हॉक का मतलब अभी हाल आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एड हॉक का मतलब होता है यानी कि तत्कालीन बनाई गई कमेटी। किसको लेकर? सिटीज़न को लेकर कमेटी बनाई गई थी, सिटीज़नशिप को लेकर। तो भैया हम लोग बात करें कि हमारा देश में पार्टीशन भी उसी समय पे हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। तो भैया बहुत से लोग इंडिया आए थे और कुछ लोग इंडिया से गए भी थे। तो भैया इनकी ज़िम्मेदारी भी तो भैया इन कमिटीज़ के अंडर में आएगी कि भैया ये लोग भी, यही लोग तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। भैया लोग जब देश छोड़ के आएँगे या देश छोड़ के जाएँगे, कौन सिटीजन होगा, कौन सिटीजन नहीं होगा किस कंट्री का, तो भैया उसकी ज़िम्मेदारी भी तो होगी भैया। इसके हेड कौन थे? एस वर्धाचारी, एस वर्धाचारी, एस वर्धाचारी। तो भैया इतना क्लियर हुआ। दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग माइनर कमिटीज़ को अपनी। तो भैया फाइनेंस यानी कि पैसा-वैसा खर्च कैसा हो रहा, पैसा और स्टाफ कमिटी के लिए हेड कौन थे? इसके हेड थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो और भैया एड हॉक के बारे में हमने पहली बात कर ली थी। तत्कालीन में बनी हुई कमेटी कौन सी थी? किसके ऊपर? नेशनल फ्लैग को लेकर। तो भैया इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि अब ये भी देखना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुपिंग वगैरह सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो भैया इसका जिम्मेदारी भी तो भैया हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर के हाथ में थी, जिनका नाम क्या था? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीबी मावलंकर। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब भैया जो हमारा मसौदा तैयार हो रहा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, यानी कि रफली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, इसको एग्जामिन करने की ड्यूटी किसके हाथ में थी? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर, अय्यर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी पांचवी कमेटी और आखिरी कमेटी के बारे में, जिसका नाम था एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। भैया हमने देखा था कि हमें 1947 में पार्टीशन हुआ था, और जब पार्टीशन हुआ तो भैया उसके साथ ये भी तो डिसाइड होना था कि भैया कंट्री का सिटीजन कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो उसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी, तत्कालीन कमेटी बनाई गई थी। एड हॉक का मतलब तत्कालीन होता है, तो उसको लेकर भी कमेटी बनाई गई थी। तो भैया उसके हेड कौन थे? एस वर्धाचारी, एस वर्धाचारी, एस वर्धाचारी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और भैया हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो भैया हम लोगों ने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि भैया हम लोगों ने इसको अपने चैप्टर को दो प्रकार से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शनिंग को दो टाइप्स में देखेंगे। कैसे कैसे देखेंगे? दो टाइप्स में देखेंगे। तो पहली हम लोग बात करें जे हमारा, तो फंक्शनिंग हमें देखनी थी दो प्रकार में। फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो भैया तरीके से देखना था। पहला देखना था इंपॉर्टेंट डेट के पर्सपेक्टिव से कि हमारे देश में कम मतलब कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा हमें देखनी थी कि भैया कौन कौन सी कमिटीज थी। दो पर्सपेक्टिव से हमें फंक्शनिंग समझनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो भैया हमने दोनों प्रकार की अपनी फंक्शनिंग निपटा ली। पहली हमने देखी कि भैया डेट्स कौन कौन सी थी, और दूसरी हमने देखी कि भैया मेजर और माइनर कमिटीज़ कौन कौन सी थी, जिनको अलग-अलग फंक्शनिंग दी गई थी। और उनके हेड भी देख लिए हमने कि उनके इम्पोर्टेंट हेड कौन थे, जिनके हाथ में हमारे देश का संविधान था, जिन्होंने हमारे देश का संविधान तैयार किया, मसौदा तैयार किया। तो भैया वो लोग बहुत महान व्यक्ति थे, और हमें उनको मानना चाहिए, क्योंकि भैया उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं अपने ज़माने में, जैसा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपना जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सायोनारा।